वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो में मैं कुछ सिखाने नहीं वाली हूँ, कोई टॉपिक कवर करने नहीं वाली हूँ। मुझे कुछ इन्फॉर्म करना है तो वो मैं आपको बताऊंगी, और बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन हूँ एंड व्हाट आई हैव डन। एम आई डूइंग मास्टर्स, कि मैं बैचलर्स में हूँ या मैंने कुछ एग्ज़ाम दे दिया है, क्या है एग्जैक्टली मैं वो कवर करने वाली हूँ। अगर आप आप में से कोई भी अगर प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो उनको पता होगा कि वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते होंगे, राइट। तो अभी 2 दिन पहले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया था, विच वॉज जून 2024 के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया था। एंड आई हैव क्वालिफाइड नेट एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। माय मार्क्स आर 200 आउट ऑफ 300 एंड द परसेंटाइल ऑल्सो यहाँ पे विजिबल नहीं है, 99.48 परसेंटाइल है मेरे। अब आते हैं मैं कौन हूँ। सो माई नेम इज भावना सोनेजी। अब तक की किसी वीडियो में मैंने मेरा पूरा नाम नहीं बताया। सो माई नेम इज भावना सोनेजी एंड आई am staying in Mumbai. I've done bachelor's from KC College. मास्टर्स मैंने मिठीबाई कॉलेज से किया है एंड उसके बाद आई प्लान्ड टू बिकम अ प्रोफेसर टीचर। टीचिंग बचपन से मेरा पैशन था, बट मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं स्कूल लेवल पे पढ़ाऊंगी या कॉलेज लेवल पे पढ़ाऊंगी। तो वो 11th में आने के बाद जब मैंने इकोनॉमिक्स 11th-12th में था तो वो बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का देख के कि कैसे रियल लाइफ के साथ इकोनॉमिक्स जोड़ा जा सकता है और अच्छे से सिखाया जा सकता है, तो इकोनॉमिक्स एक मेरे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट बन गया। तो मैंने देन इकोनॉमिक्स चूज किया। अब आते हैं कि मास्टर्स होने के बाद, मास्टर्स मेरा 2022 में हुआ एंड वाई 2024 में मैंने नेट क्लियर किया है इज बिकॉज दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते होंगे उनके लिए मैं कुछ जो मैंने मिस्टेक्स किए हैं उनसे आप कैसे एक बोलते हैं ना कि आप उनसे एक लर्न करके उन चीज़ों से लर्न करके आप वो मिस्टेक्स ना दोहराए, वो आप कर सकते हो। तो वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़, मैंने कैसे फेलियर जो 3 अटेम्प्ट्स फेल किए, दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट इन विच आई एम क्लियर्ड। 3 अटेम्प्ट्स जो मैंने फेल किए हैं उसको मैंने कैसे फेस किया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली ये वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरा जो जर्नी रहा है यूजीसी नेट का, वो मैं बताऊंगी। और सबसे पहले मैं वीडियो को इसके साथ स्टार्ट करूंगी कि यूजीसी नेट है क्या। सो स्टे ट्यून्ड। और एक और चीज़ है, मैं कुछ और भी सरप्राइज लाने वाली हूँ कि मैं किसी एक टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ। वो टॉपिक क्या है, कौन सा पेपर है, वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी। तो प्लीज स्टे टिल द एंड। अब आते हैं यूजीसी नेट क्या है। यूजीसी नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिनको प्रोफेसर बनना है फॉर अंडरग्रेड या मास्टर्स पीजी लेवल के लिए, तो उनके लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेशनल लेवल पे। अगर आप क्लैरिफाई करते हो, अगर आप क्लियर करते हो ये नेट, तो आप नेशनल लेवल पे कहीं पे भी जाके प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो नेट के बेसिस पे। पीएचडी के लिए भी ये एक रेफरेंस होता है, नेट का जो क्वालिफाई करना पीएचडी के लिए कंपलसरी होता है। अब आते हैं कि इसमें कितने पेपर्स होते हैं। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, वन इज जनरल एप्टीट्यूड, सेकंड इज योर सब्जेक्ट। सो माय सब्जेक्ट वाज इकोनॉमिक्स, सेकंड पेपर वाज इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि पेपर 1 के लिए तैयारी कैसे की मैंने, पेपर 2 के लिए तैयारी कैसे की, दोनों मैं यहाँ पे कवर कर दूंगी। और मेरी पूरी जर्नी जो रही 2 साल में, 2022 में मास्टर्स कंप्लीट किया एंड अभी जो जून 2024 में मेरा
क्लियर हुआ है, वो 2 साल की जर्नी कैसे रही वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेट्स बिगिन विथ पेपर 1। पेपर 1 में जो आपके यूनिट्स होते हैं, देयर आर 10 यूनिट्स, दीज आर योर 10 यूनिट्स। अब इन 10 यूनिट्स में से इजियर यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ऑब्वियसली इतना इजी नहीं होता, डेटा इंटरप्रिटेशन में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज नॉट दैट इजी। एक चीज याद रखना कि कैलकुलेटर प्रोवाइडेड नहीं होता है, सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन, यस यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आप इस उम्मीद में रहोगे कि मैथ्स अच्छा है, डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा मेरा, नहीं, you have to practice the data interpretation as well। तो डेटा इंटरप्रिटेशन आप जब भी प्रैक्टिस करते हो तो आप कैलकुलेटर के साथ मत करो, विदाउट कैलकुलेटर करो, और टाइमर साथ में रखो ताकि आपको पता हो कि आप कितने टाइम में 5 क्वेश्चंस करते हो। सो हर एक यूनिट्स में से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 10 यूनिट्स में से ही होते हैं, इकोनॉमिक्स के 10 यूनिट्स है उसमें से ही होते हैं। पेपर 1 में ये 10 यूनिट्स है, 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं था, नेक्स्ट एग्जाम में होगा नहीं होगा इट्स नॉट श्योर, अभी तक तो था नहीं। तो 300 मार्क्स का टोटल होता है। 300 मार्क्स में से कितने आपको आते हैं उसके बेसिस पे कट ऑफ निकलता है। अब आते हैं पेपर 1 के। अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको साइट भी डिस्क्रिप्शन पे लिख दूँ, मतलब मेंशन कर दूंगी कि कौन सी साइट है जहाँ से आपको PYQs, सारे PYQs मिलेंगे। अब PYQs का भी एक ये है कि अगर आप कोई बुक लेते हो, जैसे पेपर 1 की बुक है, बहुत सारी बुक है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, स्टोर्स पे भी मिल जाएंगी। अगर आप बुक लेते हो तो उसमें है ना जून 2023 का 1 या 2 ही पेपर होगा, बट ऐसा नहीं है। हर एक पेपर, हर एक जो एग्जाम हुआ है, समझो जून 2023 वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें 10 दिन एग्जाम, 10 से 12 दिन एग्जाम चले हैं, ठीक है। तो अब जब 10 से 12 दिन ये एग्जाम चले हैं तो उस बीच हर दिन 2 शिफ्ट में पेपर होता था, और हर टाइम हर एक सब्जेक्ट का 93 सब्जेक्ट्स है, तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर 1 होता था। तो करीबन आपको उतने पेपर 1 मिल सकते हैं, और वो कहाँ पे मिलेंगे वो साइट भी मैं आपको दिखा दूंगी। इवनिंग मॉर्निंग ऐसे मिलते हैं। तो वो साइट ह्यूमन पैरेटस करके है। अगर आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे अगर आप सर्च करते हो UGC नेट पेपर 1 questions, I clicked the wrong one। पेपर 1 क्वेश्चंस पे अगर आप क्लिक करते हो, सिंस मैं उसको ज़्यादा यूज़ कर रही थी तो ह्यूमन पैरेटस फर्स्ट लिंक मेरे उसमें आ रही है। तो अगर आप ह्यूमन पैरेटस को क्लिक करते हो तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग दिसंबर 2023 मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, तो वो सारे पेपर्स पेपर 1 के अवेलेबल है। एंड आई वुड सजेस्ट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो डू एटलीस्ट 2 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कवर कर लो, अच्छे से कवर कर लो, उनके जो टॉपिक्स उन्होंने लिए हैं उनको अच्छे से कवर करो, तो आपको एक बेस आपका क्रिएट हो जाएगा। कमिंग बैक टू दिस, तो एक ये हो गया, तो उन्हीं क्वेश्चन उन्हीं PYQs में से हर एक पेपर में डेटा इंटरप्रिटेशन और वो सब होगा, तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस कीजिए विथ टाइमर। दूसरी चीज आती है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में अगेन 5 क्वेश्चन होता है जिसमें से आप 4 क्वेश्चन इजीली कवर कर सकते हो, एक नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है कि आप क्या सोचते हो टाइटल क्या होगा इसका, तो वो एक क्या करता है कि सब्जेक्टिव हो जाता है, तो हम उस टाइम पे जल्दी जल्दी में कुछ हर ऑप्शन राइट लगता है तो वो उसमें मिस्टेक हो जाता है। तो 4 मार्क्स आपके कॉम्प्रिहेंशन में हम रख सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी 4 मार्क्स रख सकते हैं, 8 होता है। अब देखो पेपर 1 व्हेन यू आर प्लानिंग यू हैव टू गेट 35
प्लस क्वेश्चन राइट। दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने 4th अटेम्प्ट में याद रखी थी। मुझे मेरे गाइड जो थे, मेरे जो सर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें 35 प्लस क्वेश्चंस राइट होने चाहिए ही पेपर 1 में, क्योंकि वो देन आपका बेस क्रिएट करता है पेपर 2 के लिए। अगर पेपर 2 में आपका कम राइट गए क्वेश्चंस तो पेपर 1 जो है वो कवर कर देता है। 35 प्लस आपका राइट होने ही चाहिए। तो उस बेसिस पे आप कैलकुलेट कीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन में से 4, डेटा इंटरप्रिटेशन में से 4, 8 क्वेश्चंस हो गए। देन आता है लॉजिकल रीजनिंग। अभी मैं जो ये सारे यूनिट्स बोल रही हूँ, दोज यूनिट्स आर वन विच गिव्स यू मार्क्स। ऐसे आपको सिर्फ थोड़ा उनमें पढ़ाई करना पड़ेगा और ऐसे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट इन टॉपिक्स में से कंपलसरी क्वेश्चंस आते ही हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो वहाँ से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, फैलेसीज हो गए, तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फैलेसीज भी अगर आप प्रीवियस 2 साल के भी क्वेश्चन पेपर्स ले लोगे, आपको पता चल जाएगा। एक ट्रेंड उन्होंने रखा है कि 10 की 12 फैलेसीज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रेड इयरिंग हो गया, या फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस हो गया, अपील टू इग्नोरेंस हो गया, या फिर एंटीसीडेंट हो गया, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, एक्सेप्टिंग द कॉन्क्वेस्ट, या परेटो जो है, पतेटो, कुछ ऐसे है। तो वो कहने का मतलब है कि एक ट्रेंड है, 10-12 फैलेसीज है जिनमें से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप वो फैलेसीज अच्छे से समझ लो, उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू वो फैलेसीज समझ लो, तो वहां से आपका 1 मार्क फुल शॉर्ट होता है। दूसरा, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से कभी 1 क्वेश्चन आता है, कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप एक बार कर सकते हो, उधर से मार्क्स आपके शॉर्ट है। तो 3 आप लॉजिकल रीजनिंग से रख सकते हो। बाकी जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो न्याय फिलोसफी हो गया, या कोई और फिलोसफी हो गया, चरवाक फिलोसफी हो गया, या कोई और जो स्कूल ऑफ थॉट है उधर से आते हैं। तो वो अगर नहीं भी हुआ तो 3 क्वेश्चन आप यहाँ से रख सकते हो। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। अब लॉजिकल रीजनिंग के बाद एक और जो यूनिट है जो आपको मार्क्स देता है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। अब मैथमेटिकल रीजनिंग में हम ये समझते हैं कि बेसिक, अब अगर मैंने यूट्यूब चैनल्स भी फॉलो किए उनके लिए, लेकिन वो लोग बेसिक सिखाते हैं। जैसे इधर मैथमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो होते हैं सप्लाई प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड परसेंटेज पे होते हैं। दूसरा प्रॉफिट लॉस जो हो गया वो, एंड स्पीड उसके पूछे जाते हैं, कोडिंग पे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ना ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो वो आपको बहुत बेसिक लेवल के जो है सिखाते हैं कि सीपीए है, एसपीए है, प्रॉफिट इतना हुआ। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आते, ट्रस्ट मी, एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। इवन 6-7 स्टैंडर्ड में जो हमने किया है वैसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है, बट वो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट करने नहीं बोलते, इसमें भी डिफिकल्टी लेवल है कि 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो अब बताओ प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है। तो वो चीज आ जाती है कि आपको वो सारी डिफिकल्टी लेवल तब पता चलेगी जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, सबसे पहले 1 महीना आप पीवाईक्यूज ही लेके बैठो। पीवाईक्यूज को 2-3 साल के पीवाईक्यूज को पूरा समझ लो। फिर आता है कैसे कैलकुलेट करें। तो जैसे आप पीवाईक्यूज लेते हो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, कॉपी करो क्वेश्चन को, गूगल पे डालो, आंसर मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आंसर मिल जाता है। यूट्यूब पे भी किन्होंने कोई लोगों ने सॉल्व किया है तो आपको वो मिल जाएगा, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, नंबर्स वेरी करते हैं, आपको मेथड पता चल जाएगा कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोडिंग के क्वेश्चन है, कोडिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि इफ लेट्स से राइट इज इक्वल्स टू 72, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो राइट जो आर का कौन सा है, आर ए इज 1, बी इज 2, सी इज 3, तो आर कौन सा है, देन एडिशन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, देन 72। वो कोडिंग अगर जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि कोडिंग ऐसे होता है। तो आप उसके लिए ट्रिक यूज कर सकते हो। एक तो आप एग्जाम के पहले पेपर मिल जाता है तो आप वहाँ पे लिख के रख सकते हो, A1 है, B A to Z पूरा लिख के रख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज योर हैंड्स।
ए यहाँ से स्टार्ट होता है, ओ यहाँ पे आता है। मैंने पर्सनली थर्ड अटेम्प्ट से यही किया था। ए यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, समझो एस पूछा गया तो ओ पी क्यू आर एस, 15, 16, 17, 18, 19। सो मुझे पता है 19 इज एस। तो आप ऐसे आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। ओ यहाँ पे आएगा आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ओ के बाद वाले जितने भी है, इतना तो हम जब भी देखते हैं हमें पता है ये ओ के बाद आएगा, तो वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। 15 के बाद 16, 17 जो आगे बढ़ेगा। तो वैसे करके आप टाइम, मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि इससे टाइम कम हो जाता है। आप जब भी उस टाइम पे करने बैठोगे ना, आपको लगेगा बहुत इजी है, एक दो बार कर लिया, लेकिन वो जब आप करने उस टाइम पे बैठोगे ना, तभी आपको कैलकुलेट करना है A1 है, B2 है, C3 है, फिर S जाके पता चलेगा 19 है। नहीं, तो वो टाइम पे आपको क्विक ट्रिक्स याद रखने हैं, तो ये आपको हेल्प करते हैं। तो ये ट्रिक मैंने फॉलो की थी, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें आपको मार्क्स देती है, खुद सामने से मार्क्स देते हैं। तो आपके अराउंड 15 जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाते हैं इन टॉपिक्स में से। अब आते हैं दूसरे टॉपिक्स जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड। फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड्स में मॉडल्स बहुत ज्यादा है। जैसे हो गया, एक तो ऑनलाइन पे आता है स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, ये सारे जो है उनमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वहां से होता ही होता है, तो वो आप अच्छे से कर लो। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स यानी एल्बर्ट मंडूरा का मॉडल हो गया, कितने स्टेजेस है, मॉडल्स ऑफ लर्निंग हो गए, उन पे क्वेश्चन है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग हो गए, उन पे क्वेश्चंस है। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, उन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पीवाईक्यूज जब भी लोगे आपको पता चल जाएगा कि किन तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, आप एमसीक्यूज क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा वो भी आपको पीवाईक्यूज से पता चलेगा। आपने टॉपिक तो पढ़ दिया। अभी जीन पियाजेट का मॉडल है, जीन पियाजेट का मॉडल बहुत इजी है, लेकिन उससे क्वेश्चन कैसे ट्रिकी वे में यूजीसी नेट पूछता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पीवाईक्यूज से आपको पता चलता है। तो वो चीज है कि आप जब पीवाईक्यूज देखोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च से एक क्वेश्चन शॉर्ट आता ही है। तो वो टाइप्स ऑफ रिसर्च 30+ टाइप्स ऑफ रिसर्च है, तो आप वो अच्छे से कर लो तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका वहां पे सेव हो जाता है। कम्युनिकेशन में अगेन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन आता है, मास कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन आता है। तो वो सारी चीजें जो है आप जब आप पीवाईक्यूज देखोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। देन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, मैंने बात कर ली, मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने बात कर दी, डेटा इंटरप्रिटेशन बात कर ली, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। आईसीटी, आईसीटी पे एक क्वेश्चन अभी ट्रेंड जो हुआ है, जो मैंने देखा है वो हुआ है कैलकुलेशन। आईसीटी पे कैलकुलेशन बहुत पूछे गए हैं कि एमबी से जीबी में कन्वर्ट करो या जीबी से टीबी में कन्वर्ट करो, तो वो सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। यहाँ आईसीटी पे एक्सेल पे कोड क्या होगा, इफ यू वांट टू गेट दिस आउटपुट तो क्या कोड होगा, तो वो एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि वो आता ही है, बट अभी ट्रेंड वो स्टार्ट हुआ है कि कैलकुलेशंस भी देते हैं। इवन रिसर्च एप्टीट्यूड पे कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जैसे आपको आर स्क्वायर की वैल्यू, अगर जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनको पता होगा आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। इस वाले एग्जाम में पर्टिकुलरली था कि रिसर्च एप्टीट्यूड में से वो था कि आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके मैच करनी थी। ईएसएस एंड टीएसएस दिया हुआ था, तो वो चीज़ है। तो ये सारे कैलकुलेशंस अभी रिसर्च में भी आ रहे हैं। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने बोलेंगे। वो तभी आपका क्लियर होगा जब आप, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हो तो देन इट इज़ फाइन, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। अगर नहीं तो ये आपको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इवन आईसीटी में कैलकुलेशंस आ रहे हैं। बाकी आईसीटी पे जो है वो मेमोरी जो है, कंप्यूटर की मेमोरी है, उस पे क्वेश्चन एक आता ही है। जैसे हो गया कि उनको अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, या उनको अरेंज करो इन द बेसिस ऑफ प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, तो उनको अरेंज करो इन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी। तो वो एक मेमोरी वाला क्वेश्चन आता ही है हर साल। दूसरा है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट जितने भी है वो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उन पे भी एक क्वेश्चन शॉर्ट आता है हर बार। कंपल्सरी नहीं है लेकिन आता है।
देन आईसीटी में एक क्वेश्चन कभी कभी करंट अफेयर्स पे भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। सिंस नाउ एआई ज़्यादा हो रहा है तो आईसीटी पे ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट अगेन इज वेरी वेरी डिफरेंट टॉपिक। अगर आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड हो, अगर आपने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स लिया है देन इट इज़ फाइन, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफरेंट टॉपिक। आपको इसमें पोल्यूशन, स्मॉग है, स्मॉग एक प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा एनवायरनमेंट में टॉपिक स्मॉग से पूछा जाता है। एक जो ह्यूमन इफेक्ट होता है उन पे पूछा जाता है। तो वो सारी चीज़ें इन डेप्थ आपको, अभी इसमें पॉलिसीज भी है जैसे न्यू एनवायरमेंटल पॉलिसी या एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल क्लाइमेट चेंज, इसमें फ्रेमवर्क्स भी है जैसे एनएपीसीसी है। देन ये सारे जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, देन पेरिस अग्रीमेंट हो गया, इसका पूरा एक इन डेप्थ ये प्रोटोकॉल्स जितने भी है, एक्शन प्लान्स जितने भी है, जितने भी जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्शंस लिए गए हैं, इनके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आप उसका एक पूरा नोट्स बना के रखो तो वो उधर से एक क्वेश्चन आता ही है। प्रोटोकॉल्स जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, देन ग्रीन हाउस गैसेस पे है तो पेरिस अग्रीमेंट हो गया, एनएपीसीसी हो गया, देन सीबीडी हो गया, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है तो उसको बहुत अच्छे से कर लो, वहां से आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। देन कमिंग टू हायर एजुकेशन, अगेन हायर एजुकेशन में फ्लैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं या कौन से इनमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। हायर एजुकेशन में स्वयं प्रभा से भी क्वेश्चन आता है, स्वयं प्रभा के चैनल्स के नाम भी पूछे जाते हैं। स्वयं प्रभा के चैनल्स पर्टिकुलर चैनल है जैसे सरस्वत चैनल है तो वो कौन से टॉपिक सिखाता है या ये टॉपिक्स कौन सा चैनल सिखाता है, तो दैट शुड बी इन योर माइंड एट योर टिप्स। वो आपको याद करने का उस टाइम पे टाइम नहीं हो तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप कोई ट्रिक याद कर सकते हो। मैंने उन चैनल्स को याद करने की ट्रिक अप्लाई की थी तो वो ट्रिक्स आप बना सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उन ट्रिक्स को शॉर्ट वीडियो में डाल के इस चैनल पे अपलोड करूं। तो हायर एजुकेशन में से आप दूसरे यूनिवर्सिटी हो गया, अभी हायर एजुकेशन को आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। पहले तो हायर एजुकेशन में जब ब्रिटिश पीरियड था, बिफोर फ्रीडम का था, उस टाइम पीरियड से भी पूछे जाते हैं। हायर एजुकेशन से ज़्यादा आपको ईयर्स पूछे जाते हैं, कौन से ईयर में ये यूनिवर्सिटी आया, या कोई अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जैसे एआईसीटीई हो गया, यूजीसी हो गया, तो वो कब एस्टैब्लिश हुआ, उनके ईयर्स पूछे जाते हैं तो वो आप याद करने की कोशिश करो। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो हायर एजुकेशन में फर्स्ट पार्ट में। तो वो बिफोर इंडिपेंडेंस का एक सेक्शन हो गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस का एक सेक्शन हो गया, और करंट अफेयर्स का एक सेक्शन रख सकते हो। तो हायर एजुकेशन को आप इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं आती हूँ, मैंने कौन सा बुक रेफर किया था पेपर 1 में। आफ्टर कंप्लीटिंग पेपर 1 मैं अपना जर्नी बताऊंगी एंड देन आई विल कम टू पेपर 2। अब ये बुक है, दिस इज बाय केवीएस मदान। अब इसमें भी अगर आप देखोगे मैंने मेरे खुद के नोट्स तक लगाए हैं एंड मैंने इसको सिर्फ 50 या 60% तक रखा। मतलब इसको मैं पढ़ के गई थी बट दिस वाज ओनली 50 to 60% ऑफ माय नोट्स। इसमें इसके साथ साथ मैं खुद के भी नोट्स मैंने तैयार किए। याद रखना 100% आप एक ही बुक पे रिलाय नहीं कर सकते। एक ही बुक सारे पेपर्स या सारी टॉपिक्स कवर नहीं करते। तो आपको इसके साथ साथ
दूसरे अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने प्रोटोकॉल्स की बात की, प्रोटोकॉल्स के बारे में सारे नोट्स इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको खुद के नोट्स भी बनाने पड़ेंगे कि प्रोटोकॉल कब आया, एक स्टोरी लाइन बना सकते हो, तो वो इसमें नहीं है। तो वो सारी चीजें आप जब भी PYQs लेके बैठोगे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इनमें से है लेकिन ये क्वेश्चन इनमें से नहीं, तो वो आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो आई वुड सजेस्ट आप कोई भी बुक लो, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैंने ये बुक रेफर की थी, इसके साथ साथ मैंने खुद के नोट्स भी बनाए थे और ज्यादातर मैं खुद के नोट्स पे रेफर कर रही थी, मैं बेस्ड थी, इसको बेस रख के मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। मतलब जो मेरे नोट्स हैं उनमें मैंने इनको ऑलरेडी इंक्लूड किया था। तो ये एक बुक है, दूसरे और बहुत सारे बुक आपको दिख जाएंगे मार्केट में, आप उनको भी रेफर कर सकते हो, बट प्लीज only 50 to 60% should be that book. Your own notes should be made. बुक के बेसिस पे आप क्लियर, हर बुक जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो सारी चीजें कवर नहीं करते। अब आते हैं मेरे, मैं कैसे नोट्स बना रही थी। तो ये नोट्स है मेरे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये बुक में हाफ मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड रखा है, हाफ मैंने रिसर्च रखा है। यू कैन सी टीचिंग एंड रिसर्च। टीचिंग मेरा स्टार्टिंग में है, रिसर्च के नोट्स मेरे बैक साइड है। ये फुल बुक मैंने भर दिया है, फुल जो भी पूरा बुक है फुल हो चुका है, ऐसे मैंने नोट्स बनाए। एंड देन दोज नोट्स शुड बी वेरी क्रिस्प। वो नोट्स एकदम ऐसे नहीं होने चाहिए कि इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़े, नो। मॉडल्स है, मॉडल्स के स्टेजेस लिख दिए बस, स्टेजेस में कुछ और लिखना है तो वो एक पॉइंटर की तरह बनाओ, दैट्स इट। आपको इन डेप्थ पूरा पैराग्राफ बेसिस पे नहीं लिखना है। व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखो कि आप पैराग्राफ में अपने नोट्स नहीं बनाओ, पॉइंटर्स में बनाओ। ये क्या होता है ना कि जब आप लर्न करते हो एग्जाम के पहले तो उस टाइम पे आप पैराग्राफ पढ़ने नहीं बैठते हो, आप पॉइंटर्स अच्छे से याद रखते हो। तो पॉइंटर्स के बेसिस पे आप अपने नोट्स या डायग्राम्स के बेसिस पे आप अपने नोट्स बना सकते हो। इफ आई कैन शो वन ऑफ द डायग्राम जो मैंने बनाया है तो वो आपको हेल्प करेगा। सी like this you can make some diagrams, sketch pens, color pens यूज करो तो वो हेल्प करता है, वो आपके माइंड को भी हेल्प करता है, लर्न फटाफट होता है। अब ये ऐसे कुछ 5 बुक्स मेरे बन गए, 10 यूनिट्स है, दो एक बुक में, तो 5 बुक्स मेरे ये बन गए थे। और कुछ और बुक्स और भी थे जिनमें मैंने PYQs के बेसिस पे क्वेश्चंस जो हो रहे थे जो इनमें फिट नहीं हुए तो वो मैंने वहां पे लिख दिए थे। अब आते हैं मेरी जर्नी पे। तो पेपर 1 में और आप जो कर सकते हो वो है PYQs को अच्छे से, यस यू हैव टू डू मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों मैं बोल रही हूँ, और वो मॉक टेस्ट आप किसी के साइट पे जाके मत करो। मॉक टेस्ट जो है ये PYQs जो मैंने साइट दिखाई है वहां पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आपने समझो दिसंबर वाले सारे पेपर्स कवर कर दिए, तो अब उसके पहले वाला जो पेपर है या रिसेंट वाला जो पेपर है उसको ले लो, उसको लेके एज अ मॉक टेस्ट 1 आवर मॉक टेस्ट आप उसी पेपर को सॉल्व करो। डोंट टेक सम अदर पेपर। जो क्वेश्चंस जो होते हैं आप UGC के ही क्वेश्चंस ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, डोंट ट्राई एनी अदर क्वेश्चन एनी अदर साइट। अब आते हैं मेरी जर्नी पे। तो हाउ शुड आई स्टार्ट इट? ओके, लेट मी स्टार्ट विद दिस। आई क्लियर्ड माई मास्टर्स इन 22। आई हैड इन माई माइंड कि मुझे नेट देना है। सेट के लिए मैं इतनी रेडी नहीं थी, मैंने बोला सेट क्यों दूं, जब नेट क्लियर हो जाएगा तो नेशनल लेवल पे हो जाएगा। तो दिसंबर 2023 का जो 2022 का जो अटेम्प्ट था वो मैं सोच रही थी देने के लिए, बट अगेन इट वॉज नॉट श्योर कि तभी होगा कि नहीं या मर्ज होगा विद जून 2023। तो आई वॉज इन द माइंड कि तभी, हम हर बार ऐसे ही बोलते हैं कि बाद में एंड में हम करेंगे पढ़ाई। नोट्स में प्रिपेयर कर रही थी, जो ये सारे नोट्स मैंने आपको दिखाए वो प्रिपेयर हो रहे थे, और पढ़ाई करने का मैंने एंड में सोचा था।
तो क्योंकि डेट्स आए नहीं थे, तो हाउ कैन आई स्टार्ट नाउ, मेरे माइंड में उतना रहना चाहिए। तो लर्निंग स्टार्ट नहीं हुई थी, बट यस नोट्स बन रहे थे। देन केम द डेट, सो एंड तक, दिसंबर एंड तक देयर वाज नो नोटिफिकेशन, बट व्हेन आई वाज प्लानिंग फॉर माय 31 दिसंबर 2022, 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया। अब जब ये नोटिफिकेशन आया, इट वाज रिटन फेब एंड या मार्च में एग्जाम होगा। इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, बिकॉज 2 महीने भी नहीं है लर्न करने के लिए, एंड मुझे पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी कवर करना है, विच इज 10 यूनिट्स और 10 यूनिट्स देयर। अब कैसे कवर करे, क्या मैं फोकस करूं क्या नहीं, मुझे नहीं पता था। इवन मैंने, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ पीवाईक्यूज लेने के लिए, मैंने वो टाइम पे पीवाईक्यूज नहीं लिए थे। ट्रस्ट मी, दैट वाज माय मिस्टेक, जिससे आप सीख सकते हो। मैंने पीवाईक्यूज नहीं लिए थे, मैंने देखे तक नहीं थे। एक पेपर, 1-2 पेपर देखा होगा इकोनॉमिक्स का, बट नॉट पेपर 1 का। So I had no idea about how they are framing the questions. फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब सोचा था, फर्स्ट अटेम्प्ट वाज लाइक कि ठीक है मैं दे के आती हूँ, जस्ट टू नो अबाउट द एग्जामिनेशन। सो दिसंबर 2022 एग्जाम जो मार्च में हुआ था मेरा इकोनॉमिक्स का, दैट वाज जस्ट टू know about the examination. Again, with that there were other things happening in my personal life also, तो उसके वजह से एक सेटबैक भी था, तो मुझे मतलब लर्न करने में टाइम नहीं मिलता था। तो with that background I gave the examination. रिजल्ट जब भी आया, आई हैड इन माई माइंड, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब रिजल्ट आया, इट वाज लाइक एक परसेंटाइल के बेसिस पे 97.6 पे कट ऑफ निकला नेट का, एंड 96.7 पे मेरा क्लियर हुआ। मतलब मेरा 96.7 परसेंटाइल आया था, तो जस्ट फॉर 1 परसेंटाइल मेरा रह गया, नेट रह गया। अब उस सिनेरियो में आई वाज टोटली what to say, I don't know, but I cried the whole night. Why I cried? Yes, obviously I was not hoping कि एग्जाम क्लियर होगा, बट एक होता है ना कि बचपन से जब स्कूल लेवल पे थे, देन कॉलेज लेवल पे थे, मास्टर्स किया विदाउट एनी ट्यूशंस और क्लासेस, आई हैव डन माय स्टडीज फ्रॉम स्कूल लेवल टिल मास्टर्स लेवल। मैंने कहीं पे भी ट्यूशन नहीं लिया है, कहीं पे भी मैंने क्लासेस नहीं किया है, खुद से ओन स्टडीज किया, और हर बार फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर हुई हूँ। तो उस सिनेरियो में ये मेरे लाइफ में फर्स्ट फेलियर कहा जाएगा, तो फर्स्ट टाइम फेलियर था। तो अब टोटली आई क्राइड द होल नाइट रिजल्ट के दिन, बट देन एक होता है ना कि ठीक है जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो उस बेसिस पे मैंने वो माइंड में रख के मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी की। सेकेंड अटेम्प्ट अगर आप देखें, जून 2023 के अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ। जून 2023 का जो अटेम्प्ट है, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स ज्यादा था, यानी वो पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब पेपर ही डिफिकल्ट था, मैं ही नहीं क्लियर कर पाई, नहीं। अगर मैं ज़्यादा कोशिश करती, ज़्यादा मेहनत करती तो हो जाता, बट मैंने उतना मेहनत किया नहीं। अगेन पीवाईक्यूज जो मैंने लिए थे, उस पेपर में भी मैंने, उस अटेम्प्ट में भी मैंने जो पीवाईक्यूज लिए थे, वो सिर्फ मैंने पिछले 1 साल के पीवाईक्यूज मैंने कवर किए थे। देन केम द थर्ड अटेम्प्ट विच वॉज दिसंबर 2023। इस वाले में मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, पीवाईक्यूज भी लिए थे, 2 साल तक के पीवाईक्यूज मैंने लिए थे, और अच्छे से मैंने तैयारी की थी, बट स्टिल वो डिफिकल्टी लेवल थी, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट था, जून वाले अटेम्प्ट से भी ज़्यादा डिफिकल्ट था इकोनॉमिक्स का पेपर, तो वहाँ पे मैं स्कोर नहीं कर पाई। फोर्थ अटेम्प्ट वॉज ईजियर, ऑफलाइन था, पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया था यूजीसी ने। इस बार जो जून 2024 का अटेम्प्ट था, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे पहले 2 ही कैटेगरीज होते थे, यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 1 JRF।
2 कट ऑफ निकलते थे, इस बार इन्होंने 3 कैटेगरीज रखे थे, JRF, नेट एंड दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD। कैसे कैलकुलेशन होगा, क्या होगा, वो कुछ आइडिया नहीं था। दूसरी चीज ऑफलाइन पेपर था ना, ऑफलाइन पेपर में मैंने सेट क्वालिफाई कर दिया है, तो जो सेट एग्जाम था महाराष्ट्र का वो ऑफलाइन था मेरा, तो मुझे एक ऑफलाइन का पता था कि हाँ ऑफलाइन में ऐसे होता है। एंड फॉर मी पर्सनली ऑफलाइन एग्जामिनेशन इज बेटर देन ऑनलाइन। ऑनलाइन में स्क्रोलिंग का प्रॉब्लम बहुत आता है, यू डोंट हैव टू स्क्रोल लाइक योर माउस का जो वो स्क्रोलिंग होता है, नो, वहां पे लिटरली यू हैव टू स्क्रोल दैट बार डाउन, ऐसे भी स्क्रोलिंग होता है, ऐसे भी स्क्रोलिंग होता है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो बहुत अच्छी बात थी। ऑफलाइन में यू हैव द पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, ज्यादा स्क्रोलिंग नहीं होता है। लेकिन मेरी गलती ये हो गई थी कि मैंने 100 क्वेश्चंस खाली अटेम्प्ट करके आई थी, 50 क्वेश्चंस मैंने देखे ही नहीं। ट्रस्ट में मैंने वो 50 क्वेश्चंस देखे नहीं थे। मैं घर पे आने के बाद जब क्वेश्चन पेपर देख रही थी, मैं बोला ये भी था, आई थॉट इट इज डन, बिकॉज जब आंसर शीट मिलती है उसमें 1 to 50 पेपर 1 के था, देन 51 to 150 लिखा हुआ था, तो 51 to 100 मैंने कवर कर दिया, तो मुझे लगा पेपर 2 का 100 क्वेश्चन हो गए। आई वॉज टोटली शैटर्ड उस टाइम पे जब मैंने देखा कि ये 50 क्वेश्चंस भी था। ओ माय गॉड, दैट इज माय 4th अटेम्प्ट एंड आई हैव मेड अ ह्यूज मिस्टेक। आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक एंड आई थॉट ठीक है, अब जो हुआ हुआ, आई कांट सिट एंड क्राई फॉर इट। अब ये क्यों ऐसा हुआ, इट वॉज बिकॉज सिंस टिल दिस fourth attempt I had not been anywhere, I was not doing any job. जो था मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, ऑनलाइन ट्यूशंस देती थी फॉर इकोनॉमिक्स टू यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, एज वेल एज मैं ये ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियोस डालती थी, तो मैं कहीं से अर्निंग नहीं कर रही हूँ। फॉर 2 years आई वॉज डूइंग नथिंग, नथिंग ही माना जाएगा, बिकॉज जो ट्यूशंस के लिए भी आते हैं स्टूडेंट्स, दोज आर टेम्पररी नॉट परमानेंट। तो उस बेसिस पे आई वॉज टोटली डिवास्टेड व्हेन आई केम टू नो कि 50 क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं, ये अटेम्प्ट भी गया, मुझे वापस December 2024 का देना पड़ेगा। होल नाइट अगेन आई क्राइड, बट द नेक्स्ट डे न्यूज आ गया कि एग्जाम कैंसिल किया गया है एंड अगेन देयर वुड बी एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आई वॉज वेरी हैप्पी। आई नो फॉर द पीपल जिन्होंने बहुत अच्छे से दिया था वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन, उनके लिए वो सेटबैक रहेगा, बट फॉर मी पर्सनली इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि अब इस पे ज़्यादा ध्यान देके मैं क्लियर कर सकती हूँ। तो मैंने वो एक प्लस पॉइंट लेके पेपर्स मैंने अब इस अटेम्प्ट में मैंने पिछले साल के मैंने क्वेश्चन पेपर्स के प्रिंट आउट लेके रखे। अपने सामने जब होता है ना तो आपको इजीली लर्न होता है, तो उस क्वेश्चन पेपर्स के प्रिंट आउट लेके मैंने पिछले 3-4 साल पहले के PYQs लेके सॉल्व किए, उनके नोट्स बनाए, उनको लर्न किए हैं। इवन फॉर पेपर 2 पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं इकोनॉमिक्स के लिए, और फिर उन टॉपिक्स पे मैंने इन डेप्थ स्टडी किया है। ऑब्वियसली यू कांट रीच ऑल द क्वेश्चंस, बट जितना हो सके आप कर सकते हो। हर एक 10 यूनिट्स के ऐसे ही 2 सेक्शन में, इवन फॉर पेपर 2 यहाँ पे माइक्रो है, यहाँ पे मैक्रो है, मतलब आगे साइड माइक्रो है, पीछे मैक्रो है, ऐसे ही मैंने नोट्स बनाए हैं। मेरे सारे के सारे हर एक UGC नेट के लिए मेरे ऐसे करीबन मेरे 10 बुक्स है। विथ दैट आई हैव 5 to 6 more बुक्स जिसमें मैंने नोट्स बना के रखे हैं, तो मेरे नोट्स ही नोट्स सारे भरे पड़े थे, वही लर्न कर रही थी मैं। तो जब एग्जाम हुआ, इवन ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन अगेन इट वेंट ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्क्रोलिंग प्रॉब्लम हुआ, बट इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। क्वेश्चंस जो पेपर 1 से आ रहे थे वो PYQ से ही थे। आई कांट से द डायरेक्ट क्वेश्चन वाज टेकन फ्रॉम PYQs, बट द टॉपिक वाज सेम। तो
मैं एक चीज कहूंगी कि आप कोई भी टॉपिक ले रहे हो, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया। अब नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, रिसेंट करंट अफेयर्स अगर आप देखें तो नालंदा यूनिवर्सिटी का ट्रेंड में था बीच में, तो उससे क्वेश्चन आना शॉर्ट था। अब जब आप नालंदा यूनिवर्सिटी लर्न करते हो तो उसका इन डेप्थ पूरा का पूरा कुंडली निकाल दो, पूरा डिटेल पता होना चाहिए आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का। तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपने लर्न किया ऊपर ऊपर से, कब बना, किसने खत्म किया, नहीं, पूरा इन डेप्थ स्टडी करो। वहां से कौन क्लियर हुआ है, वहां से क्लियर कौन नहीं हुआ है, उधर कौन विजिट कर रहे थे, कौन नहीं कर रहे थे, वो सारा याद होना चाहिए। तो उन पे कोई भी, मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी टॉपिक आप पेपर 1 में ले रहे हो उसमें इन डेप्थ उसका पूरा बायोडेटा निकाल दो। आई एम सेइंग बायोडेटा बिकॉज आपको इन डेप्थ उसका पूरा निकालना है, क्योंकि यूजीसी में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये ऊपर ऊपर से पूछेंगे, नो, अभी इन डेप्थ पूछते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो पीवाईक्यूज एक हो गया, दूसरा हो गया 35 प्लस मार्क्स आपको आने चाहिए पेपर 1 में। कैलकुलेटर नहीं होता है, आपको खुद कैलकुलेट करना है, तो हर दिन 2 घंटे डेटा इंटरप्रिटेशन पे दो, कैलकुलेट करो, पीवाईक्यूज से कैलकुलेट करो। करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स के काफ़ी चैनल्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो, उनसे भी आपको करंट अफेयर्स पे काफ़ी मिल सकता है। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आप वो भी, वहाँ से भी करंट अफेयर्स ले सकते हो। हायर एजुकेशन रिलेटेड करंट अफेयर है या आईसीटी रिलेटेड करंट अफेयर है, एनवायरमेंटल रिलेटेड करंट अफेयर है, तो आप वो ले सकते हो वहाँ से। दूसरी चीज़ आती है कि क्या मेरे मिस्टेक्स रहे, तो एक मेरी मिस्टेक यही रही कि पीवाईक्यूज मैंने नहीं देखे थे, तो वो आप 3 साल के तो मैक्सिमम ले लो इफ योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड मेरा मिस्टेक ये था कि मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन सेकंड अटेम्प्ट तक प्रैक्टिस नहीं किया था, तो वो जब मैंने प्रैक्टिस किया था आई केम टू नो कि डिफिकल्टी लेवल क्या है डेटा इंटरप्रिटेशन की, इवन फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग। तो वो डिफिकल्टी लेवल तभी आपको पता चलती है जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो वो आप प्रैक्टिस करो। पेपर 1 ज़्यादा फोकस करो, पेपर 2 में आपका 50% तो कवर हो जाता है इन योर मास्टर्स लेवल। मास्टर्स लेवल के नोट्स आप साथ में रखो, जो भी पेपर है आपका, जो भी सब्जेक्ट है, मास्टर्स लेवल के आप अपने पेपर साथ में रखो। बाकी जो है आप सी ट्रस्ट मी, पेपर 2 की जब मैं बात करूंगी ना, आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स में जो हमको मास्टर्स एंड बैचलर्स लेवल पे कराया जाता है वो उतना नहीं होता। दैट इज जस्ट 30% ऑफ द ओवरऑल सिलेबस दैट इज देयर इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आपको इन डेप्थ बहुत पढ़ाई करनी होती है। तो तीसरी चीज वो आती है कि पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करो, 35 प्लस, मैं तो कहूंगी 38 प्लस मार्क्स लाओ, 38 प्लस क्वेश्चंस राइट करो। फोर्थ जो चीज है जो मैंने एक एक्सपीरियंस की है वो ये है कि आप जब भी, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड अटेम्प्ट है, जो भी अटेम्प्ट है, आपके पेपर जो आप सब्जेक्ट है, मैं इकोनॉमिक्स को लेके चलती हूँ, मैंने जब इकोनॉमिक्स किया मैंने थर्ड अटेम्प्ट में ये चीज की थी। मेरे जो इकोनॉमिक्स पेपर में पिछले साल के जो कट ऑफ गए हैं, मैंने उनको देखा, उनका ऑन एवरेज समझा कि चलो 180 मार्क्स जो है अगर मुझे मिल जाते हैं 180 प्लस, तो मेरा नेट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज आई वॉज नॉट प्लानिंग फॉर JRF और मेरे लिस्ट में कहीं पे भी JRF नहीं है, तो मेरा नेट ही था। तो नेट क्वालिफाई के लिए आप पिछले अपने सब्जेक्ट में, आप जब रिजल्ट सेक्शन पे जाओगे ना, तो पहले वाले कट ऑफ आपको मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे। तो कट ऑफ आप देख लो, पिछले 3-4 एग्जाम्स के कट ऑफ देख लो और उसका एवरेज निकालो। कोई एग्जाम में 170 इकोनॉमिक्स का गया था कट ऑफ, कोई एग्जाम में 190 गया था, कोई एग्जाम में 180 गया था, कोई एग्जाम में 185 गया। तो एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इस बेसिस पे आपको पता चलेगा कि मुझे 180 प्लस लाना ही लाना है। तो वो एक चीज मैंने थर्ड अटेम्प्ट के टाइम पे की थी कि थर्ड अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने ये देखा था कि मुझे कितने लाने हैं। तो मेरे दिमाग में यही था कि 200 मुझे मार्क्स लाने ही लाने हैं। अब देखो, जब मैं 200 मार्क्स बोलती हूँ मींस आई शुड हैव 100 क्वेश्चंस राइट। 100 क्वेश्चन से अगर मैं सोच रही हूँ पेपर 1 में 35 क्वेश्चंस राइट है,
तो बाकी क्वेश्चन पेपर 2 में राइट होने ही होने चाहिए। अब जैसे इकोनॉमिक्स की बात लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में एंड में 10 क्वेश्चन, 2 पैराग्राफ्स आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की तरह होते हैं, या तो कोई डायग्राम में से क्वेश्चन आता है, वो आपको पता है, आपको आते हैं करने। कॉम्प्रिहेंशन तो इजी हो जाता है, अगर डायग्राम है वो भी आपको पता है कि आपको आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो पहले जाके आंसर्स दे दो उनके। मेरे कहने का मतलब है जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो उनको पहले जाके सॉल्व कर दो, तो उधर से आपका मार्क्स शॉर्ट आता है। बाकी चीजें जिनपे सोचना पड़ता है, जैसे क्रोनोलॉजी हो गई, उसमें सोचना पड़ता है, तो उसको थोड़ा टाइम, अगर आपको आती है क्रोनोलॉजी फेयर इनफ, अगर नहीं आती है क्रोनोलॉजी भी मैं कहूंगी ट्रिक्स के बेसिस पे याद करो। टोटली मैं ट्रिक्स के बेसिस पे चली हूँ, क्रोनोलॉजी बेसिस पे भी, तो वो ट्रिक्स के बेसिस पे याद करो। तो जब क्रोनोलॉजी आती है आप एक स्टोरी बना सकते हो, तो वो स्टोरी के बेसिस पे आप उसे फटाफट से याद कर सकते हो। नहीं याद है उस टाइम पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, आगे बढ़ लो। तो एक चीज ये हो गई कि आप ये कैलकुलेट मैंने 3rd अटेम्प्ट पे किया था, ये 1st अटेम्प्ट पे मुझे कैलकुलेट कर देना चाहिए था, तो मुझे पता होता कि 190 मार्क्स मुझे लाने हैं। अभी भी 200 अगर मैं रखती हूँ तो आई एम श्योर कि 195 तो आएगा ही आएगा मार्क्स। तो वो आप एक चीज कर सकते हो फॉर योर 1st अटेम्प्ट। दूसरी चीज, अब मैं आती हूँ कि मेरे इस स्ट्रगल में, 2 साल के स्ट्रगल में मैंने लर्न क्या किया है। वेरी फर्स्ट थिंग, फेलियर फेस करना, यानी फेलियर के लिए आप रेडी रहो। It is very important. UGC NET examination comes in top 10 exams in India. तो वो माइंड में रखो कि आपने उस चीज को, उस एग्जाम के लिए आप रेडी हो, वही एक बड़ी बात है। सक्सेस होगा फेलियर होगा दैट इज सेकेंड पॉइंट। आप एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फेलियर के लिए आपको रेडी रहना ही रहना है। 1st अटेम्प्ट में आई कैन नॉट से कि 1st अटेम्प्ट में क्लियर होगा ही होगा, नो, यू बी रेडी कि नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये दिमाग में रख के चलते हो कि 1st अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, तो एक आपका जब भी फेलियर आता है ना, यू फील लाइक फेक दो सब कुछ, नहीं करना है, एंड देन यू डोंट गो फॉर 2nd अटेम्प्ट। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं रखा था। I was ready for failures. इन 2 सालों में मुझे पेशेंस लेवल बहुत आ गया। Even those people in my family, my sister was like, भावना तू, जब फेलियर, जब रिजल्ट आता था नॉट क्वालिफाइड, तो वो जब देखा जाता था, सब ऑब्वियसली मेरी पूरी फैमिली रोती थी, बट मैं स्टिल रोती थी, हाँ ठीक है दूसरा अटेम्प्ट में हो जाएगा। वो बोलती थी हाउ कैन यू बी सो पॉजिटिव, दैट इज पेशेंस लेवल। आपको पेशेंस लेवल रखना है, एंड ये कैसे होता है, सी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू गिव, आई हैव सीन इवन नीट जेई के एग्जाम देते हैं, दे हैव नॉट क्लियर्ड इट, तो वो सुसाइड का थॉट्स आते हैं। वो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आने चाहिए, आते हैं ठीक है, बट यू थिंक अबाउट उन लोगों का सोचो। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को भी कहती हूँ या मेरे स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि जो पेरेंट है, अगर एक माँ का हम सोचे, 9 months अगर वो माँ अपने पेट में अपने बच्चे को रख रही है, 9 months के बाद बर्थ के टाइम पे अगर उनका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, तो उनके लिए जो उनके माइंडसेट में जो चल रहा है, उनका जो प्रॉब्लम है, उससे तो हमारा प्रॉब्लम फेलियर तो कुछ भी नहीं है। यू कैन गिव नेक्स्ट अटेम्प्ट इन 6 months, राइट? तो वो चीज दिमाग में रख के चलो, तो आपको कभी फेलियर इतना टेरेबल नहीं लगेगा कि आप सुसाइड के थॉट्स करो या ऐसे थॉट्स करो कि मुझे नहीं करना है। नहीं, फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे देना है, ठीक है नेक्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि मैंने 1st अटेम्प्ट में जितनी चीजें नहीं सीख पाई थी इकोनॉमिक्स में, ट्रस्ट मी मैंने वो बहुत चीजें इकोनॉमिक्स में इन डेप्थ सोची, मैंने सीखी है। वाई? बिकॉज अगर मैं 1st अटेम्प्ट में क्लियर कर देती
जैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, मैक्रो हो गया, पब्लिक इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स हो गया। ये सारी चीजें मैंने ऊपर ऊपर से देखी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं अगर क्लियर हो जाती तो ये सारी चीजों को इन डेप्थ जो नॉलेज होता है वो मुझे नहीं मिलता। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट मैं हमेशा लेती हूँ, ठीक है फेलियर हुआ, लेकिन मेरे लिए प्लस पॉइंट वो है कि मैं इन डेप्थ उसका स्टडी कर पाई। जैसे मैंने मेरे चैनल पे मॉडल डाले हैं, डेवलपमेंट मॉडल्स डाले, क्लासिकल डेवलपमेंट मॉडल्स, तो वो इन डेप्थ में तभी समझ पाई जब मैंने सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट दिया। तो वो आप हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो वो आप उसको लेके चलो, तो आप दूसरे अगले जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए तैयारी कर सकते हो। अब आते हैं मेरी जर्नी, मैंने बता दी कि 3 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट के फेलियर्स को मैंने कैसे फेस किया। रोई भी हूं मैं, ऐसा नहीं है कि सोच के चले कि हाँ सब अच्छा होगा, नो, रोई भी हूँ मैं। आई यूज टू क्राई होल नाइट, आई यूज टू क्राई ड्यूरिंग स्टडीज। मैं लिटरली मैं पूरा दिन पढ़ती थी, बुक बंद कर देती थी, खत्म करो, नहीं करना है, आई यूज टू लीव। बहुत सारी चीजें मैंने भी की है, ऐसा नहीं है कि अच्छा ही हो रहा है, नो, रोती भी थी मैं, सब होता था, बट स्टिल आई नेवर गिव अप। यू शुड नेवर गिव अप। हर बार सी when you take up such national level examination, I am not just talking about UGC NET, any national level examination, you have to be very careful in your mind that you can face failure also and you can face success also. सक्सेस आ जाता है तो सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए, फेलियर आ जाता है तो उसको भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। यही मैं मान के मैंने अटेम्प्ट्स देती रही, एंड फाइनली इन माय फोर्थ अटेम्प्ट आई हैव क्लियर्ड नेट, व्हाट आई वांटेड इज क्लियर। अब आते हैं पेपर 2 पे। अगेन पेपर 2 के लिए मैंने इस बुक को रिफर किया था, अगेन आई एम सेइंग जस्ट रिफर किया था, दिस इज इकोनॉमिक्स बाय अरिहंत, एंड इसको सिर्फ मैंने रेफर किया था, मैंने कोई इसको 100% नहीं दिया। मैंने मेरे नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, इसको सिर्फ रेफर किए। अब अगेन मैं इसकी बात करूं पेपर 2 की, तो फॉर्मूलाज काफी पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है उस पर काफी पूछे जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चंस आते हैं, देन ISLM पे क्वेश्चन आते हैं। मैक्रो में बात करें तो ISLM पे आते हैं, डिफ्लेशन, ये सारी चीजों पे, ये जब आप PYQs लेके बैठते हो ना तो उस पे आपको पता चल जाता है। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के PYQs आपको सिर्फ 1 या 2 पेपर्स मिलते हैं हर टाइम के। अगर 2 शिफ्ट में हुए तो 2 पेपर्स मिलेंगे आपको, 1 शिफ्ट में हुआ तो इकोनॉमिक्स का 1 पेपर आपको मिलेगा। जून 2024 का अगर हम ले, अगर 1 शिफ्ट में हुआ तो 1 ही पेपर इकोनॉमिक्स का मिलेगा, वरना अगर 2 शिफ्ट में हुआ तो 2 पेपर्स आपको मिलेंगे। तो वो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, उनके भी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, उनका जो बैकग्राउंड थियोरी है उसको समझो। अभी समझो टैक्स मल्टीप्लायर पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछा गया, तो आप सारे मल्टीप्लायर्स के फॉर्मूला कर लो, ISLM के भी मल्टीप्लायर्स के फॉर्मूला कर लो, तो आपको एक फॉर्मूलाज लर्न हो जाते हैं, तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। मैंने बहुत देखा है कि PYQs में से पिछले 10 साल का अगर आप क्वेश्चन ले लो, 2013 का क्वेश्चन अभी पूछा गया है एज इट इज, ट्रस्ट। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ पिछले 10-12 साल के क्वेश्चंस ले लो, उनको गो थ्रू कर लो, तो वो क्या एक बैकग्राउंड, मतलब PYQs तो आपको इन हैंड याद होने चाहिए। पेपर 2 के, पेपर 1 के आप कर भी नहीं सकोगे क्योंकि बहुत सारे हैं, तो उनके टॉपिक्स कर लो। ये चीजें जैसे स्टैटिस्टिक, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, तो सी पेपर 2 से आप बोल नहीं सकते कि कौन से यूनिट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, क्या वो माइक्रो होगा, क्या वो अप्लाइड। जैसे मैंने बोला कि सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट जो मैंने दिया जून 2023 एंड दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट जो मैंने दिया, that was totally applied microeconomics, and वो ऐसे applied microeconomics था कि set theory और वो सब भी था, तो वो कहीं पे भी हमको सिखाया नहीं जाता unless and until it is a central university, मास्टर्स लेवल पे नहीं सिखाया जाता इतना, unless कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया है तो वो सारी चीजें हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया, उससे भी आप
एक अगर देखोगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चन आता है, दूसरा इनपुट आउटपुट जो है इनपुट आउटपुट मॉडल है उससे आता है, एंड सेट थियोरी से आता है, वेक्टर से इतना नहीं पूछा जाता है, मैट्रिक्स से आता है, मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इवन डिफ्रेंसिएशन से भी आता है, डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए, टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम पे क्या प्राइस होगा, क्वांटिटी क्या होगा, ये बेसिक मैथमेटिकल जो आपको बैचलर्स पे करवाए जाते थे वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें मैंने जितना अभी तक कवर किया है उससे आता है, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और जो इंडेक्स है जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, उनसे पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ आप कवर कर लो। पब्लिक इकोनॉमिक्स की बात करें तो टैक्स रेवेन्यू, उनके टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है, वो किन्होंने दिया है उनके आते हैं, मैच द कॉलम। तो आप पीवाईक्यूज जब भी लेके बैठोगे ना आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। मनी एंड बैंकिंग से ज़्यादातर फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। एक चीज़ कॉमन जो मैंने देखी है पीवाईक्यूज में वो ये है कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिफरेंस, ऑन कौन सी चीज मनी मार्केट में आती है, कौन सी चीज कैपिटल मार्केट में आती है, वो चीज है एक, उधर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं रादर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो थियोरीज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो बहुत सारे थियोरीज है, वो थियोरीज कैल्डर की थियोरी है, मेरे पूरी बुक बनी हुई है उसमें सारे थियोरीज हैं, ल्यूइस का मॉडल है, ल्यूइस अनलिमिटेड सप्लाई का मॉडल है, देन यू हैव एडवर्ड का रूल ऑफ एक्यूमुलेशन है, गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन है, कैपिटल एक्यूमुलेशन मॉडल है, देन यू हैव सो मेनी मॉडल्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उन्हीं मॉडल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी पावर्टी इंडेक्स और इन पे होते हैं कि कितना रखा गया था, पावर्टी इंडेक्स क्या था, उनके अकॉर्डिंग कितना, कभी कभी जो हमारा दैट कम्स इन डेमोग्राफी जो है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी पे एक टॉपिक है विच इज, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड राइट नाउ, बट उसमें कैलकुलेशन होता है, देर आर 9 कॉलम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोस्टली डेमोग्राफी पे आपके फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, कैलकुलेट करने भी पूछा जाता है, इवन फॉर पावर्टी आपको एवरेज पावर्टी इंडेक्स कैलकुलेट करने बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो कितना है, आपका सिवियरिटी पावर्टी गैप कितना है वो कैलकुलेट करने बोलते हैं, तो उसके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तो वो पूछे गए हैं, तो वो सारे आपको याद होने चाहिए इन केस वो क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है ना कि फॉर्मूला अप्लाई करके आपको सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपको मार्क्स मिलते हैं, तो ट्राई टू गेट थ्रू दोज टॉपिक्स जहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ISLM हो गया, उधर से मार्क्स मिलते हैं आपको, इजीली आप कवर कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी पे एक तो वैल्यूएशन, जैसे एनवायरनमेंट का पूरा एक ग्राफ है कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो टोटल वैल्यूएशन कैसे होता है, फैक्टर वैल्यूएशन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे, वो मार्केट फेलियर कब कब होता है, तो वो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कब कब मार्केट फेलियर, कौन से ऑप्शन है जिसमें मार्केट फेलियर नहीं होता, वो चीज़ है आप कवर कर सकते हो। दूसरा है पॉपुलेशन पिरामिड, उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, एक पॉपुलेशन पे थियोरीज हैं, मॉडल्स हैं, वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी है जैसे, तो उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी नए टॉपिक्स भी होते हैं, देखो अगर आप ट्रेंड जब आप पीवाईक्यूज लोगे ना, पिछले 5 साल के भी अगर आप पीवाईक्यूज देख लोगे ना, आपको पता चलेगा कि 70% क्वेश्चंस जो हैं वो पीवाईक्यूज के टॉपिक से ही आते हैं। 30% यानी अगर हम ले कि 25 to 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप बोलोगे हे भगवान ये कहाँ से आया, लाइक लिटरली ऐसे होता है। तो अगर आप उन 70% को भी ध्यान में रखो कि 70 क्वेश्चंस भी आपके क्लियर, 70 में से 60 क्वेश्चंस भी आप राइट करते हो, तो यू हैव प्लस पॉइंट, बिकॉज आपका पेपर 1 में 30 to 35 क्वेश्चंस राइट है।
तो वो दिमाग में लेके चलो कि आपको अपने पेपर में, अपने पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस आपको राइट चाहिए, 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस, उस हिसाब से स्टडी करो कहाँ से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो। अभी जैसे इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो रेपो रेट, CRR, SLR, उस पे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार पूछा जाता है कि इसको अरेंज करो, तो इफेक्टिव रेपो रेट इन पे, तो वो आप लर्न कर सकते हो। जैसे बजट पे एक क्वेश्चन आता ही आता है जो कि है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इनको अरेंज करो या तो कितना था, उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो अगर आप चीजें लर्न कर दो तो आपके लिए बेटर पॉइंट हो जाता है। पेपर 2 में देन आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज रियली टफर, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में सारा फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे एक क्रोनोलॉजी ये वो आता है। इफ यू आर गुड एट क्रोनोलॉजी आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट, बट डोंट लीव इंडियन इकोनॉमी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, इंडियन इकोनॉमी में बजट में 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। इंडियन इकोनॉमी में स्टैटिस्टिक्स का जो उनका ये निकलता है, जर्नल निकलता है, स्टैटिस्टिक्स जितने भी निकलते हैं, सारे इंफॉर्मेशन जो देते हैं, व्हीट प्रोडक्शन कितना है, राइस प्रोडक्शन कितना है, उन पे अभी क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। अब उनको लर्न कैसे करें? ऑब्वियसली यू कांट रिमेम्बर एवरीथिंग, राइट? तो उसको ट्रिक्स से याद करो, उसका स्टोरी बनाओ। आई हैव मेड द स्टोरी, और उसकी स्टोरी अपने फैमिली के नाम को लेके स्टोरी बनाओ। जैसे मैंने एक स्टोरी बनाई थी, मैंने राइस प्रोडक्शन जो हुआ था, राइस प्रोडक्शन इन 2022-2023 पे कैसे हुआ था, और मुझे स्टेट्स के जो नाम है उनको क्रोनोलॉजी में सेट करने थे। तो मैंने ऐसे लर्न किया था कि माय फादर्स नेम मुकेश सोनेजी दम इधर गए, आई गेस इट इज झारखंड गए, वहां से उतर के, सो झारखंड, उतर के मीन्स उत्तराखंड, उतर के आसाम आए, तो आफ्टर झारखंड इज उत्तराखंड, देन इज आसाम। आसाम में चाय पी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो चाय मीन्स छत्तीसगढ़। फिर देर इज वन मोर थिंग, Bharti आई, so Bharti is my mom's name, so Bharti means Bihar, so after Assam comes comes Chhattisgarh, then Bihar। तो ऐसे आप स्टोरी बना सकते हो, तो वो आपके माइंड में जल्दी रहता है। अब अभी मेरे को याद नहीं है, बट आई हैव रिटन इट समवेयर, तो आगे कभी काम आएगा तो मैं उसको रेफर कर सकती हूँ। अगर समझो मैंने अभी दिसंबर का मैं अटेम्प्ट दे रही हूँ, अभी मैंने उसको बना के रख दिया, अभी मैंने लर्न करने की कोशिश की, तो दिसंबर के टाइम पे सिर्फ मेरे को रिवाइज करने पड़ेगा, और एग्जाम के दिन सिर्फ उसको रिवाइज करके जाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक क्वेश्चन जहाँ से आता है वो है बुक्स एंड देयर ऑथर्स एंड देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछा जाता है कि इन बुक्स के क्रोनोलॉजी में उनको अरेंज करो, तो आपको ईयर पता होना चाहिए, आपको बुक्स के नाम पता होने चाहिए, किन्होंने ऑथर के नाम, वो बुक किन्होंने निकाली है वो पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, आपको ऑफलाइन भी मिल जाता है, कई बुक्स में भी वो है, लेकिन आई वुड सजेस्ट पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, किसी के लिए भी आप एक ही बुक लेके बैठे मत रहो। मेक योर ओन नोट्स, PYQs इज कंपल्सरी, एंड रिमेंबर कि लाइफ इज टू लॉन्ग, you can have more attempts, unlimited attempts है। एक attempt नहीं हुआ, go for second attempt, go for third attempt, give up मत करो। failure is not when you actually failure is when you give up, is what I feel। अगर आपने जिस दिन गिव अप कर दिया कि अब मैं ये नहीं दूंगी UGC नेट या नहीं दूंगा, that is where you failed, otherwise you have never failed, you have gained something। मैंने किसी का तो शॉर्ट वीडियो देखा था, that was motivational for me and I also believe that how do you face failure, उनको क्वेश्चन पूछा गया था, and the person said for me there is no failure, either there is success, either there is you gain something, success or gaining। जैसे मैंने कहा, मैंने
मैं फेल हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुई, इसी वजह से मैं इन डेप्थ स्टडी कर पाई, पब्लिक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स को इन डेप्थ में समझ पाई। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होती तो क्या मैं वो सब कर पाती? नहीं, अनलेस एंड अनटिल मुझे कहीं पे सिखाना पड़ता तो, अदरवाइज मैं वो इन डेप्थ समझ भी नहीं पाती। तो ये एक चीज़ है कि कभी भी अपने लाइफ में फेलियर को फेलियर की तरह मत देखो, take it as a gaining something, you have gained something from it, and still अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा या क्या, then think about that story I told you about a pregnant woman. किसी भी कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितनी उस पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है जब वो अपने बच्चे को मरा हुआ देखते हैं। वो जब अपने बच्चे को मरा हुआ देखते हैं ना, उनकी लाइफ में उनकी जो फेलियर भी नहीं कह सकते, उनका जो सैडनेस है उसके कंपैरिजन में कोई और सैडनेस इतना बड़ा नहीं होता। यू हैव 2 hands, you have 2 legs, you have your mind in place. Go for it, go for the next attempt. I am here to help you, to guide you. अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है और इसके बारे में कि मैंने कैसे और स्ट्रैटेजीज चाहिए या कुछ और चाहिए या नोट्स के बारे में आपको पूछना है कैसे आप प्रिपेयर करो, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट, या तो फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी में दे रही हूँ। उस ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हो कि यू आर सो एंड सो पर्सन फ्रॉम सो एंड सो स्टेट, यू आर प्लानिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड यू वांट सम गाइडेंस। मैं सामने से आपको कॉल करूंगी, मैं आपसे बात करूंगी, आपको समझाऊंगी कैसे आप कर सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे नहीं। This is it for today. You came to know who I am. I have NET qualified now. I am SET qualified now. I have gave all my inputs कि कैसे मैंने 2 साल प्रिपेयर किया। मेरे बुक्स के वीडियोस भी मेरे जो बुक्स है, जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं, उनकी एक फोटो भी चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगी, आपको पता चलेगा हाउ मच I have. See, it is not that easy. It is not that difficult. If I can do, you can do. तो इतना भी इजी लेके मत चलो कि लोग बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं, लोग बोलते हैं, लोगों को बोलो आप एग्जाम देखे दिखाओ, आपको पता चलेगा। सो ट्रस्ट मी, इट इज नॉट दैट इजी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। किया तो इट इज वेरी गुड, आई वुड से। और नहीं भी हुआ तो you have second attempt, you have third attempt. I have cleared in my 4th attempt. You can clear it in your second attempt or third attempt. Thank you so much. If you are new to the channel, do subscribe to the channel. मैं economics से related topics कवर करती हूँ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ही लिया, आधा तो बुक हो चुका है। एक जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि सरप्राइज है, मैं कोई टॉपिक कवर कर रही हूँ, कोई पेपर कवर कर रही हूँ, दैट पेपर इज इकोनोमेट्रिक्स। मैंने इकोनोमेट्रिक्स के लिए स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते देखा है, मैंने मेरे क्लासमेट्स तक को स्ट्रगल करते देखा है इकोनोमेट्रिक्स के टॉपिक्स के लिए। टाइम सीरीज हो गया, CLRM हो गया, रिग्रेशन क्या होता है वो। तो मैं इकोनोमेट्रिक्स पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से वीडियोस अपलोड करूंगी। बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूंगी, मेरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। वाई? बिकॉज तभी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझता है। वेरी बेसिक लेमन टर्म्स में मैं आपको समझाऊंगी, रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेके समझाऊंगी। तो उसके वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके रखो। कमेंट्स में आप में से किसी ने अगर यूजीसी नेट क्लियर किया है तो आप अपना फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई पॉइंट है कि आपने वो मिस्टेक की थी, आप नहीं चाहते कि कोई और वैसे कोई मिस्टेक करे, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आपका भी एक फीडबैक मिल सकता है। दूसरे लोगों को जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड मिल सकता है, वो उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। Thank you so much. Keep watching the journey of understanding economics and do like the video and do comment your feedback or any questions you have. Thank you.